हेलो विद्यार्थियों। पिछले सेशन में हमने मूल अधिकारों की अर्थ, प्रकृति, भारतीय संदर्भ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान में मूल अधिकारों की जो स्थिति है विधायी और न्यायिक दृष्टि से, इन सब के ऊपर विशेष चर्चा की थी। आज हम मूल अधिकारों का जो भारतीय संविधान में सैद्धांतिक और जो व्यवहारिक पक्ष हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो भारतीय नागरिक हैं उनको भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों की उपबंधों के माध्यम से क्या व्यवस्था कर रखी है। तो मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, जिनमें से एक मूल अधिकार यानी संपत्ति का जो अधिकार है वो 44वें संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं जो कि हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। पहला जो मूल अधिकार है वो है समता का अधिकार। तो संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 का जो समूह है उसको समता का अधिकार शीर्षक दिया गया है। तो संविधान निर्माताओं ने प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था के और भारतीय संविधान का जो आधारभूत लक्षण है उसके अंतर्गत समता के अधिकार को स्वीकार किया है। इस बात का निष्कर्ष और जो फैसला है वो इंदिरा साहनी केस भारत संघ में भी यह निर्धारित कर दिया गया कि अनुच्छेद 14 में जो समता का जो सिद्धांत है वो संविधान का आधिकारिक लक्षण है। तो समता का जो अधिकार है उसके दो पक्ष हैं, सैद्धांतिक पक्ष और व्यवहारिक पक्ष। तो अनुच्छेद जो 14 है उसमें समान व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया है और उसमें इस अधिकार का सैद्धांतिक पक्ष को रखा गया है और उस सैद्धांतिक पक्ष को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 15, 16, 17 एवं 18 में उसका व्यवहारिक पक्ष को निर्धारित किया है। तो अनुच्छेद 14 जो कि इस अधिकार का सैद्धांतिक पक्ष है उसमें कानून के समक्ष समानता, जो कि हमने इंग्लैंड से ग्रहण की है, एक नकारात्मक स्वरूप की है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, सभी कानून की नज़र में समान है। तो निम्न से निम्नतम जो व्यक्ति पद पर कोई है या ऊंचे से ऊंचे पद पर कोई व्यक्ति है, कानून की दृष्टि से वो सभी समान समझे जाएंगे। इसके बाद जैसे जैसे हमारी न्यायपालिका के द्वारा व्यवस्थाएं दी गई इस मूल अधिकार को लेकर, तो बाद में हमने कानूनों का समान संरक्षण जो कि यूएसए से है उसको भी हमने यहाँ ग्रहण किया और इसमें शामिल किया, जो जिसका स्वरूप सकारात्मक है कि समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ समान तथा असमान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों के साथ असमान कानून लागू करना। तो ये जो मुद्दा है वो इस बात को लेकर उठा कि जैसे राष्ट्रपति का जो पद है कि भाई उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई न्यायपालिका में आरंभ नहीं की जा सकती तब तक कि वो पद पर बने हुए हैं। तो ये कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें रहने वाले व्यक्तियों के साथ इस प्रकार से कानून लागू किया जाता है। लेकिन जो सैद्धांतिक पक्ष है समता का अधिकार, उसमें सभी ये है कि कानून की दृष्टि से सभी समान समझे जाएंगे। अब यदि हम इसका व्यवहारिक पक्ष देखें तो जो अनुच्छेद 15 है उसमें कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद जो 16 है उसमें भी इसी प्रकार की बात है, साथ में इसमें नियोजन या अवसर की जो समानता है उसको जोड़ा गया है। तो जो 15 और जो 16 जो अनुच्छेद हैं समता के अधिकार के तहत, उनमें नागरिक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इससे यह आशय है कि जो 15 और 16 जो अनुच्छेद हैं वो केवल नागरिकों के लिए ही हैं, जिसमें 15 जो अनुच्छेद है उसमें ST, SC, OBC इनमें आरक्षण की व्यवस्था का भी प्रावधान है और जो 16 है उसमें भी इसी प्रकार से पदोन्नति में आरक्षण है और अवसर या नियोजन की जो समता है उसको इसके अंतर्गत रखा गया है। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण है जिसने कि जो असमानता की खाई को कम करने का काम किया वो है अनुच्छेद 17, जिसमें अस्पृश्यता का निवारण किया गया है। तो जो अनुच्छेद 17 है उसके माध्यम से अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, जिसमें संसद पूर्ण रूप से सक्षम है अनुच्छेद 35 के तहत विधि बनाकर। तो इसके अंतर्गत किसी भी रूप में जो आचरण है अस्पृश्यता को लेकर उसको निर्दिष्ट किया गया है। एक अंतिम जो उपबंध है इसमें वो है उपाधियों का अंत या उपाधि निषेध।
तो जो पहले जो उपाधियां दी जाती थी, सर, नाइट या सैन्य जो उपाधियां हैं, या राजनीतिक दृष्टि से कोई भी उपाधि जो प्रदान की गई, तो वो व्यक्तियों को एक सम्मान करने के हिसाब से दी जाती थी, लेकिन लोग उसका गलत वे में अपने नामों के आगे प्रयोग करके उसका फ़ायदा उठाते थे। तो इस प्रकार समाज में एक असमानता की जो खाई है वो बनती जा रही थी। तो उसको पाटने के लिए फिर संविधान में इस उपबंध का जोड़ा गया कि जो उपाधियों का इस प्रकार से निषेध किया जाए जिससे कि जो असमानता है वो समाप्त की जा सके। तो ये था समानता का जो मूल अधिकार है उसके बारे में क्या व्यवस्था है संविधान में, एक सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा व्यवहारिक पक्ष, जो कि समता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक हमारे भारतीय संविधान में उपबंधित है। अगला जो महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक उपबंधित है। तो पहले हम अनुच्छेद 19 के बारे में चर्चा करेंगे, जो केवल नागरिकों के लिए है, जिसके अंतर्गत मूल संविधान में 7 व्यक्तिक स्वतंत्रताएं थी, यानी व्यक्ति जो नागरिक हैं हमारे, उनका व्यक्तित्व का विकास करने के लिए 7 स्वतंत्रताएं थी। लेकिन जो एक स्वतंत्रता जो 19(1)(f), उसको जो कि संपत्ति की स्वतंत्रता है, उसको यहाँ समाप्त कर दिया गया है। पहली जो स्वतंत्रता है 19(1)(a), जिसमें जो प्रेस की आज़ादी है, यानी प्रेस की जो स्वतंत्रता है, अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वो इसके अंतर्गत समाहित मानी गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी उदार व्याख्या करते हुए कहा भी है कि यह जीवन जीने के अधिकार के साथ अपृथक रूप से जुड़ी हुई है। तो इसमें जो नागरिक है वो अपने मतों, विचारों या अभिधारणाओं को बोलकर, लिखकर, छापकर तथा प्रतीक के द्वारा या शरीर की मुद्रा के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है वो अपने व्यक्तित्व का विकास इस स्वतंत्रता के माध्यम से करता है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 19 के तहत जो भी स्वतंत्रताएं हमारे को संविधान द्वारा दी गई है, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उनका बेबाक तरीके से उनका मनचाहा उपयोग करें। प्रत्येक स्वतंत्रता के साथ युक्ति युक्त निर्बंधन लगा हुआ है। देश हित में, सुरक्षा की दृष्टि से, देश की एकता और अखंडता की दृष्टि से, सामाजिक शांति व्यवस्था की दृष्टि से, सभी के साथ ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो इसी प्रकार से जो प्रेस की आज़ादी है या जो अंतःकरण की स्वतंत्रता जिसको माना गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें लोक व्यवस्था, सदाचार, मानहानि, क्षेत्रीय अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानना, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही ये स्वतंत्रता हमें दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी बोल सकें क्षेत्रीय अखंडता के ऊपर, न्यायालय के ऊपर, या हमारे जो राज्यों और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उनके ऊपर। तो वहाँ आकर आपको इस स्वतंत्रता से आपको इसके बदले में आपको दंड की व्यवस्था यहाँ झेलनी पड़ सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ युक्तियुक्त निर्बंधन सभी स्वतंत्रताओं में लगाया गया है। अगला है 19(1)(b), जो शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की गारंटी देता है कि आप सभा करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन उसमें भी शांतिपूर्ण तरीके से, बिना हथियार के एकत्रित होकर। तो पूर्ण रूप से ये सभा कानूनी होनी चाहिए, अर्थात निशस्त्र हो और शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए ही वो की गई हो। तो इसका मतलब ये नहीं, यहाँ भी युक्तियुक्त निर्बंधन की बात हम यदि देखें तो जैसे धारा 144 लगी हुई है या कर्फ्यू लगा हुआ है किसी क्षेत्र में, और आप ये कहें कि नहीं हमें तो सभा करनी है, इस दौरान हमें संविधान में यह अधिकार दिया हुआ है, तो वहाँ इन परिस्थितियों से इस जो मूल अधिकार है उससे इसका कोई वास्ता नहीं है। क्योंकि यदि इस प्रकार की परिस्थितियां हैं और राज्य द्वारा जनहित में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की गई है, तो वहाँ आपको इस प्रकार का जो मूल अधिकार की जो मांग है वो आप नहीं कर सकते। क्योंकि जो 144 धारा है वो एक कानूनी धारा है जिसके तहत 5 व्यक्तियाँ एक से ज़्यादा, 5 व्यक्ति या उनसे ज़्यादा किसी एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। तो इस प्रकार का युक्तियुक्त निर्बंधन इसमें लगा हुआ है। अगला है 19(1)(c), अर्थात संघ बनाने की स्वतंत्रता। तो राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक आदि किसी प्रकार के संगठन का निर्माण भारतीय नागरिक
कर सकते हैं, उनकी सदस्यता हासिल कर सकते हैं, उनका त्याग भी कर सकते हैं, वो संघ के साथ निरंतर बने रह सकते हैं और उनसे अलग भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के अधिकार इसमें शामिल है। इसमें राजनीतिक संघों के गठन करने का भी अधिकार इसमें शामिल किया गया है। तो किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता, उसकी स्थापना करना, उसका जो कार्यक्रम घोषित करना और अपनी कार्यशैली निश्चित करना सभी भारतीय नागरिकों का एक अधिकार माना गया है। तो इन संघों के माध्यम से जैसे हड़ताल है या बंद है, ये कानूनी अधिकार जरूर है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। और इसी प्रकार बंद भी एक हड़ताल का ही रूप है जिसमें बाध्यता का तत्व शामिल होता है। तो इस प्रकार से आप इनको मनचाहे रूप से इनका प्रयोग नहीं कर सकते। तो अगला है भ्रमण करने की स्वतंत्रता, जो कि 19(1)D में दी गई है कि यह सभी जो नागरिक हैं वो देश में स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा कोई मुद्दा हो कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व का हो या अनुसूचित जनजाति के हित में लोक व्यवस्था बनाए रखने का हो, तो वहाँ आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है। अगला है 19(1)E यानी कहीं भी बस जाने तथा निवास करने की स्वतंत्रता। तो यह अधिकार नागरिकों को भारतीय भूभाग पर बसने और निवास करने की आज़ादी प्रदान करता है। लेकिन यहाँ भी वही सुरक्षा कारणों के आधार पे या अनुसूचित जनजातीय जो क्षेत्र है वहाँ पे यदि आपको इस कारण से रोका जाता है तो आपको फिर रुकना पड़ेगा। तो ये यहाँ युक्तियुक्त निर्बंधन की व्यवस्था हमारे संविधान ने कर रखी है। अंतिम जो स्वतंत्रता है इसके तहत 19(1)G के तहत व्यवसाय या आजीविका की स्वतंत्रता। तो यह अधिकार सभी नागरिकों को अपना कोई भी व्यवसाय या पेशा व्यापार करने का चुनाव करने का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें राज्य चाहे तो कुछ मामलों में निश्चित योग्यताएं लागू कर सकता है कि आप ऐसा किसी भी प्रकार का पेशा व्यवसाय नहीं करेंगे या उसमें सहयोग प्रदान नहीं करेंगे जो कि शारीरिक तंदुरुस्ता, अच्छे स्वास्थ्य, मानसिक तंदुरुस्ता इनके साथ खिलवाड़ करे। अर्थात नशा और इस प्रकार के जो धंधे हैं उनमें आप लिप्त नहीं हो। यहाँ इस प्रकार की युक्तियुक्त निर्बंधन की व्यवस्था यहाँ कर रखी है। तो इस प्रकार से जो अनुच्छेद 19 है एक बड़ा ही उदार रूप में है एक मूल अधिकार, जिसके तहत व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और जिसके तहत 6 मूल जो स्वतंत्रता की जो गारंटियां हैं वो संविधान प्रदान करता है। अगला अनुच्छेद 20 जो कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हमें प्रदान करता है कि जिसके तहत 3 व्यवस्थाएं हमारे संविधान में दी गई हैं कि आपराधिक मामलों में एक तो भूतलक्षी विधि लागू नहीं होगी, दूसरा दोहरा जोखिम की व्यवस्था और तीसरा स्वयं के विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। तो यह अधिकार है जो कुछ आपराधिक मामलों के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करता है, जो कि सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो। तो ये 3 प्रकार से हमें संरक्षण प्रदान करता है। तो जो अनुच्छेद 20 फर्स्ट है उसमें ये कि राज्य को अपराध के लिए भूतलक्षी विधि बनाने से रोकता है। अर्थात राज्य किसी कार्य को करने के समय कानूनी किताब में वह कार्य अपराध सिद्ध नहीं होता है, लेकिन राज्य बाद में यदि उस पर कानून बनाकर उस कार्य को कानून की किताब में अपराध ठहरा देता है तो यह कानून उस कानून के निर्माण से पूर्ववर्ती मामलों पर लागू नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति ने यदि कोई कार्य ऐसा कर दिया है तो वो उस समय कानूनी किताब में अपराध सिद्ध नहीं था, लेकिन बाद में राज्य उस कार्य को एक अपराध मानते हुए उसके ऊपर किसी कानून की निर्माण कर देता है और उस आधार पे राज्य उससे कहता है कि भाई आपने वो कार्य किया था लेकिन उस समय उसकी अपराध के लिए कानूनी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आज है, आज हम आपको उसकी सज़ा देंगे। तो इस प्रकार से वो व्यक्ति को सज़ा नहीं दे सकता। इस बात की गारंटी या सुरक्षा की गारंटी अनुच्छेद 20 फर्स्ट देता है। अगला है अनुच्छेद 20 सेकंड, जिसमें जो दोहरा जोखिम है वो है जिसको डबल जियोपार्डी भी कहते हैं कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा बार सज़ा एक ही अपराध के लिए नहीं उसको दी जा सकती है। ऐसा यूएसए में होता है लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अर्थात किसी भी अपराध के लिए एक व्यक्ति को
न्यायालय के द्वारा या किसी अर्ध निकाय के द्वारा एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं दी जा सकती। तो इसका मतलब यह है कि भाई किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया और उसके लिए वो न्यायालय ने एक बार सज़ा सुना दी और वो सज़ा वो पूरी कर चुका हो, फिर वो जेल से रिहा हो गया हो, बाद में व्यवस्था या न्यायालय का दोबारा से ये सोच कर कि भाई आपने उस समय सज़ा आपकी कम रही, हमारे हिसाब से आपको दोबारा से भुगतनी पड़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो इसको दोहरा जोखिम बोलते हैं, जिससे कि हमें संरक्षण प्रदान किया गया है संविधान के द्वारा। एक इसमें संरक्षण यह भी दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो अनुच्छेद 20(3) में है, कि कोई भी व्यक्ति अपने विरुद्ध गवाही देने से बच सकता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति पे जबरन गवाही या दबाव डालकर गवाही नहीं दिलवाई जा सकती। यदि उसके पास अपराध के संबंध में कोई लिखित या प्रिंट रूप में कोई सामग्री प्राप्त होती है तो वह अपराध दोष सिद्धि के संरक्षण से बच नहीं सकता, लेकिन जबरन गवाही उससे नहीं दिलाई जा सकती। तो इस प्रकार से जो आपराधिक मामलों में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिससे कि किसी व्यक्ति का शोषण किया जा रहा हो जबरन, तो उनसे सुरक्षा करने के लिए संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है। अगला जो मूल अधिकार है या जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिकार है और बड़ा ही सार्वभौमिक अधिकार है यह मूल अधिकार, जिसे जीवन का अधिकार भी कहा जा सकता है। और इस मूल अधिकार के अलावा अन्य किसी मूल अधिकार की इतनी उदार व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय की समय समय पर नहीं की गई है। तो एक तरीके से जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो ये पाते हैं कि अन्य जो मूल अधिकार हैं वो सब इसी से ही दिशा और निर्देश प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। एक चीज़ और यहाँ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम अनुच्छेद 21 का पढ़ें या विश्लेषण करें तो उसको हमेशा अनुच्छेद 19 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों स्वतंत्रता से संबंधित है। यहाँ इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है अर्थात जीवन का अधिकार है, और वहाँ व्यक्तित्व का जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसके विकास से संबंधित स्वतंत्रता है। तो दोनों आपस में एक दूसरे की पूरक हैं और दोनों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। तो यहाँ अनुच्छेद 21 कहता है कि राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी व्यक्ति का जीवन यदि हमने संकट में पड़ गया है और उसका जीवन हरण करना है तो वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही होना चाहिए। और इस अधिकार से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो वाद हैं, जैसे गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1951, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, ये बड़े महत्वपूर्ण केस इस अनुच्छेद 21 से संबंधित हुए हैं। जिसमें जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ है, ये इतना महत्वपूर्ण केस है जिसने अनुच्छेद 21 की इतनी उदार व्याख्याएं की हैं। और इस केस के बाद से जो न्यायालय का जो स्वरूप है या हमारी न्यायपालिका का जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप से मानवतावादी हो गया। इसमें व्यवस्थापिका के साथ साथ कार्यपालिका को भी शामिल कर लिया गया, अर्थात ये दोनों के ही विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। इस प्रकार की व्यवस्था इस केस में दी गई। इसमें प्रक्रिया के साथ उद्देश्य भी प्रमुख है, अर्थात विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ कानून की उचित प्रक्रिया भी शामिल होनी चाहिए। कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से हमने किसी व्यक्ति के प्राणदंड हमने उसका स्पष्ट कर दिया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उनको मनमाने तरीके से उसके प्राण हर लिए जाएं, उसके द्वारा कानून की उचित प्रक्रिया भी उसमें शामिल होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो अनुच्छेद 21 है या जो जीवन का जो अधिकार है वो ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता। केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसे वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसी दृष्टि से भारत में जो संवैधानिक सरकार का जो निरंतर विकास हुआ है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यापक जो बदलाव आए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की उदार व्याख्या की वजह से। और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 21 न केवल जीवन के अधिकार की गारंटी देता है बल्कि गरिमामयी जीवन के जीने की गारंटी प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो अनुच्छेद 21 है उसके बिना अन्य सभी मौलिक अधिकार अर्थहीन होंगे।
और अनुच्छेद 21 सभी मौलिक अधिकारों का एक तरीके से एक केंद्र बिंदु है। यहाँ तक कि जो अन्य मौलिक अधिकार है उनकी इतनी उदारवादी व्याख्या नहीं हुई है जितनी कि अनुच्छेद 21 की हुई है। तो इस प्रकार से जो अनुच्छेद 21 है वो एक संरक्षित अधिकार है, जिसमें समय समय पर न्यायपालिका के द्वारा जो जो इस अधिकार से संबंधित जो व्याख्याएं की गई उसके तहत इसमें इसको संरक्षित अधिकार इसलिए कहा है कि इन व्याख्याओं के आधार पर इन सब में ये शामिल कर दिए गए कि ये अधिकार भी सब गरिमामय जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अवकाश का अधिकार, श्रमिकों के स्वास्थ्य का अधिकार, मजदूरी का अधिकार, स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध होने का अधिकार, निजता का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, आश्रय का अधिकार और स्वच्छ एवं श्वास लेने के वातावरण का अधिकार। तो इस प्रकार के सारे अधिकार जो कि मनुष्य के गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक हैं वो सब अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माने जाते हैं। तो इस प्रकार से जो न्यायालय ने कहा भी है कि जो अनुच्छेद 21 है वो एक प्रकार से प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को शामिल करता है और इसमें जो व्यक्ति है न केवल अपने व्यक्तित्व का विकास बल्कि वो अपने गरिमामय जीवन जीने के लिए न्यायपालिका से साथ साथ विधायिका से और कार्यपालिका से सभी के इस बात के लिए मांग करता है। और इसको संरक्षित करने के लिए जो हमारा जो भारतीय संविधान है उसने अनुच्छेद 21 के तहत एक विस्तृत व्याख्या इसके अंतर्गत कर रखी है, उपबंधित कर रखी है। तो ये था आपके जीवन का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 में है। अगला जो है वो है अनुच्छेद 22 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो है गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण। तो यह अनुच्छेद गिरफ्तारी एवं निरोध के कुछ जो विशेष मामले हैं उसमें संरक्षण प्रदान करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है सभी प्रकार के। यह गिरफ्तारी एवं निरोध के अधिकार के विरुद्ध संरक्षण प्रदान नहीं करता है। तो गिरफ्तारी के संबंध में यह संरक्षण प्रदान करता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके गिरफ्तार करने के आधार के संबंध में जानकारी देना, गिरफ्तार व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए अपनी ओर से एक वकील या अन्य किसी व्यक्ति को नियुक्त करना और गिरफ्तारी से लेकर 24 घंटे के भीतर भीतर जो भी निकटतम मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष उपस्थित करना होता है। तो गिरफ्तार के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को पुलिस या प्रशासन द्वारा इस प्रकार से गिरफ्तार किया जाता है तो उसको ये संरक्षण प्राप्त है कि जब उसको गिरफ्तार करें तो उसको जानकारी देना कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उसको यह भी संरक्षण प्राप्त है कि वो यदि अपना पक्ष रखने में असक्षम है तो वो अपनी ओर से कोई वकील या किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त भी कर सकता है। और ये नहीं कि उसको गिरफ्तार करके हम कितने ही दिनों के लिए नज़रबंद कर दें या कहीं भी जेल में बंद कर दें। यहाँ यह बात भी रखी गई है कि यदि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटे के भीतर भीतर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है। तो एक तो होगी गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 22 में, दूसरा है निवारक निरोध के संबंध में। तो इस उपबंध के मामले में भारतीय संविधान बड़ा ही अनोखा है क्योंकि विश्व के किसी भी देश में संविधान के अंतर्गत निवारक निरोध को लेकर इस संबंध में कोई कहीं भी उपबंध देखने को नहीं मिलते हैं। तो निवारक निरोध और दंडात्मक निरोध से थोड़ा भिन्न होता है, जहां दंडात्मक निरोध में दंड देने के लिए निरोध किया जाता है, जिसके तहत जो ऊपर के जो प्रावधान हमने बताए थे कि गिरफ्तारी की जानकारी देना, अपना पक्ष रखना, 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना, वो सब दंडात्मक निरोध के तहत आते हैं। जिसमें जहां दंड देने के लिए निरुद्ध किया जाता है वहीं निवारक निरोध में दंड देने के लिए नहीं बल्कि किसी ऐसी भावी कार्रवाई का अंजाम देने से रोकने के लिए किया जाता है जो देश की सुरक्षा व समाज में लोक व्यवस्था आदि को बनाए रखने में बाधक बनती हो। तो निवारक निरोध में क्या होता है कि बिना न्यायालय के विचारण के ही व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है। तो इसमें भी कुछ संरक्षण का प्रावधान है कि निरुद्ध व्यक्ति को सर्वप्रथम सत्ता के द्वारा निरोध के बारे में जानकारी दी जाएगी, निरुद्ध व्यक्ति को सत्ता के समक्ष अपना पक्ष रखने की इजाज़त दी जाएगी और जहां वहाँ 24 घंटे का बात है वहाँ यही कि 3 महीने से ज़्यादा उसको निरुद्ध नहीं किया जा सकता। तो यदि इसमें किसी भी शत्रु देश के नागरिक को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है
तो उक्त अधिकारों को लाभ उसे बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। यहाँ एक थोड़ी ये अलग बात है। तो इस निवारक निरोध के तहत जो भारतीय जो विधायिका है उसने अब तक कई कानूनों का निर्माण किया है। जैसे 1971 में आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, 1974 में कॉफ़ी कोसा विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, 1995 में टांडा, 2002 में पोटा, जिनके तहत यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से निरुद्ध किया जाता है तो उनको इस प्रकार के संरक्षण प्राप्त होंगे। तो गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संबंध में निम्न संरक्षण अनुच्छेद 22 के तहत उपबंधित किए गए हैं। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 में है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार एवं बलात्श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 23 फर्स्ट, अर्थात कि दास्तार गुलामी लोगों को बाध्य करना, विशेष करके महिला और बच्चों को अनैतिक गतिविधियों में संलग्न करना या जबरन उनको धकेलना। तो इस प्रकार के यदि कहीं देखी जाती है तो उससे संरक्षित किया गया है अनुच्छेद 23(1) में। अनुच्छेद 23(2) जहां राज्य को जनहित में बिना भुगतान किए व्यक्तियों से सेवा लेने की मांग हेतु प्राधिकृत करता है, अर्थात राज्य जनहित में बिना भुगतान किए व्यक्तियों से सेवा ले सकता है। इस संबंध में राज्य नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार से धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार, उसमें अगला अनुच्छेद 24 है, जो कि बालकों का नियोजन है, अर्थात कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक या जो परिसंकट में जो उद्योग हैं उनमें कार्य करने से रोकता है। इसके तहत समय समय पर संसद द्वारा बाल श्रम निषेध एवं विनियम अधिनियम भी बनाए गए हैं। तो जैसे विस्फोटक फैक्ट्री या आतिशबाजी, पटाखा उद्योग, सीमेंट उद्योग, खनन आदि ऐसे ही वो जोखिम भरे उद्योग धंधे जिनमें 14 वर्ष से कम वाले आयु के जो बच्चे हैं उनको हम कार्य के लिए नहीं लगा सकते। तो इस प्रकार से जो शोषण के संबंध में जो संरक्षण करने वाले जो उपबंध हैं वो अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं। तो मूल अधिकारों की इस श्रृंखला में हम आज के लिए इतना ही। जो बचे हैं, जो जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण हेतु 19-30, और जो सबसे महत्वपूर्ण जो मूल अधिकार है यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसके तहत हमें मिलता है अनुच्छेद 32, उसकी हम अगले सेशन में विस्तृत व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।